अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज के इस नए टॉपिक के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है एक्टर्स, बाउंड्रीज एंड स्कोप ऑफ आईआर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से गुज़िश्ता कई रोज़ से वीडियो अपलोड कर रखे हैं ताकि आपको इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में और उसको जानने में जो है आसानी हो। तो आज हम एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद जो है आपको ये जानने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन की जो बाउंड्रीज हैं वो क्या हैं, और फिर सबसे अहम बात यह है कि इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप हम कई हवालों से देखते हैं, इल्मी एतबार से भी, फ़िक्री एतबार से भी और सियासत के एतबार से भी इसका जायज़ा लिया जाएगा। तो आज का जो हमारा मौजू है मुख्तसर तौर पे है एक्टर्स, बाउंड्रीज एंड स्कोप ऑफ आईआर। नेशनल स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ आईआर। तो सबसे पहले हम एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर इज़ कंसीडर्ड एज स्टेट। तो जो नेशनल स्टेट है, मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट जो है, वो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे अहम और बुनियादी जो है एक्टर है। और इसके अलावा भी देयर आर सम मैनी अदर्स एक्टर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन सबसे अहम बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिस्टम है उसमें स्टेट जो है वो बुनियादी और मरकज़ी रोल जो है वो किरदार अदा करती है। और इसके अलावा देयर आर मैनी अदर्स एक्टर्स जस्ट लाइक इंडिविजुअल NGOs, MNCs, alliances like NATO, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट और लीग ऑफ नेशन है, UNO है एंड अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सब जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद ये है कि वो तमाम अवामल, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम जो अवामल हैं जो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात पर असरानंदाज होते हैं या बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को प्रमोट करते हैं, उन सब को जो है वो एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है। एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से मुराद वो अवामल हैं जो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात पर असरानंदाज होते हैं, दो या दो से ज़्यादा रियासतों के बाहमी तल्लुक़ पर असरानंदाज होते हैं, और इस तरह जो है बैनुल-अक़वामी तल्लुकात जो हैं उन्हीं के ज़रिए साया जो है वो मुतासर भी होते हैं और वो आगे जो है वो उनका इर्तिका भी होता रहता है, उनकी एवोल्यूशन भी होता है और डेवलपमेंट भी होती रहती है। तो जैसा कि डेफिनेशन से ये वाज़ेह होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो दो खुद मुख्तार रियासतों के बाहमी तल्लुक़ से जो है वो जन्म लेते हैं। तो आईआर का जो सबसे अहम जो एक्टर है वो स्टेट है, नेशनल स्टेट है, और उसके बाद इंडिविजुअल भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को सबसे ज़्यादा जो है मुतासर नेशनल स्टेट्स ही करती हैं, क्योंकि ये रियासतों के ही बाहमी तल्लुक़ से जो है ये मज़मून जन्म लेता है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है अगरचे बराह रास्त तो इसका एक्टर नहीं है, लेकिन बाज़ कोई एक इंडिविजुअल जो है ऐसा रवैया अख्तियार कर लेता है, ऐसा तर्ज़ अमल अख्तियार करता है जिससे रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। जैसा कि माजी में आपने देखा कि उसामा बिन लादेन जो है एक इंडिविजुअल था और उसने एक ऐसा रवैया अख्तियार किया जिसने पूरी आलमी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को, रियासतों के बाहमी तल्लुक़ को जो है बुरी तरह मुतासर किया है। इस्लाम माजी के अंदर एमल कांसी का नाम भी आप जानते हैं कि वो एक इंडिविजुअल था और उसने एक ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात कशीदा हो गए थे। तो इस तरह जो है कोई इंडिविजुअल जो है वो ज़ाती मफाद के लिए या ज़ाती किसी फ़ायदे के लिए या ज़ाती किसी नुकसान से बचने के लिए वो बाज़ दूसरी रियासतों के अंदर मुदाखलत करता है, वो ज़ाती तौर पे करता है, लेकिन रियासतें जो होती हैं वो स्टेट को ही टारगेट करती हैं और उसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद करती हैं, वो उस इंडिविजुअल के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद नहीं करती। तो जो क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंट होती है उस इन्वायरमेंट के अंदर रियासत तो शामिल होती ही है, लेकिन बाज़ इंडिविजुअल भी शामिल हो जाते हैं। इस तरह NGOs हैं, NGO मीन्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत अहम मौजू है। MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, तो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात पर असरअंदाज होने में ये बड़ी अहमियत रखती हैं और ये कहा जाता है कि इनका एक दिन का जो बजट है वो कई तरक्की पज़ीर ममालिक के सालाना बजट से भी ज़्यादा होता है। तो ये वहाँ पे भारी इन्वेस्टमेंट करती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल भी करती हैं, उनकी दाखिला पॉलिसी पर, उनकी खारजा पॉलिसी पर भी असरअंदाज होती हैं। इस तरह अलायंसेस लाइक NATO, सीटो, सेंटो एंड वार्सा पैक्ट
तो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जो एक्टर्स असरअंदाज होते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो अलाइंसेस होते हैं, जो मिलिट्री अलाइंसेस होते हैं, जो रियासतें अपने डिफेंस के लिए जो है काम करती हैं, जैसे नेटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है। तो ये जो अलाइंसेस हैं, ये सब ने जो है इंटरनेशनल रिलेशन को मुतासर किया है। इसके अलावा जो लीग ऑफ नेशन है, जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार कैम की गई थी, और फिर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है यूएनओ का क्याम अमल में लाया गया। तो यूएनओ और लीग ऑफ नेशन जो है, इनका शुमार भी इंटरनेशनल रिलेशन में एक्टर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि यूएनओ अपने फैसलों के ज़रिए, अपनी पॉलिसियों के ज़रिए और अपने इक़दामात के ज़रिए रियासतों के बाहमी तल्लुकात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इस तरह लीग ऑफ नेशन जो है अगरचे नाकाम हो गई थी, बहरहाल इस तरह की बड़ा एक महदूद किरदार अदा किया। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो है कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडर्ड एज द सब एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा सार्क एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है। तो कुछ यूनियंस ऐसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका दायरा-कार पूरी दुनिया तक तो वसी नहीं होता, लेकिन चंद रियासतों तक महदूद होता है। लेकिन वो भी अपनी पॉलिसियों के ज़रिए, अपने फैसलों के ज़रिए, अपने इक़दामात के ज़रिए, जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसके ज़रिए वो आलमी सियासत पर जो है वो बहुत ज़्यादा असरात जो हैं मुरतब करती रहती हैं। इस तरह अरब लीग है, OIC है, इस तरह जो है यूरोपियन यूनियन है। तो ये सारी तंजीमें जो हैं किसी न किसी एतबार से इंटरनेशनल रिलेशन पर अपने असरात जो हैं वो मुरतब रखती हैं। आखिरी जुमला सुन लीजिएगा, स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो वो तमाम अवामल, वो तमाम एलिमेंट्स जो रियासतों के दरमियान बाहमी तल्लुक़ पर असरअंदाज होते हैं, दे आर कंसीडर्ड एज एक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इशूज़ ऑफ द टाइटल ऑफ द डिसिप्लिन। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसके हवाले से एक असाइनमेंट ये भी होती है कि ये जो रियासतों के दरमियान जो बाहमी तल्लुक़ है, जिसके लिए हम इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इंटरनेशनल रिलेशन ही क्यों कहा जाता है, या मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो तजिया नगार हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके लिए कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल करते रहे हैं। तो बाज़ जो एनालिस्ट हैं वो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कहते रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स का नाम देते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ग्लोबल रिलेशंस भी कहा जाता है, इंटर स्टेट रिलेशंस हैं, इंटर स्टेट पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड अफेयर्स हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इशू ऑफ द टाइटल ऑफ द डिसिप्लिन जो है, ये जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिसिप्लिन है, ये जो निसाब है, ये जो जिस चीज़ का हम मुताला कर रहे हैं, तो इसका टाइटल जो है, इसकी टाइटल, इसको इंटरनेशनल रिलेशन को कहा जाता है। क्या आगाज़ से ही इंटरनेशनल रिलेशन है, या मुख्तलिफ अदवार में इसके लिए मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल होती रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि आगाज़ में जो है बाज़ मुफक्रीन इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते रहे हैं, और बाज़ मुफक्रीन जो हैं इसको इंटरनेशनल इंटरस्टेट रिलेशन भी कहते रहे हैं। इसको वर्ल्ड अफेयर्स भी कहा जाता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जर्मी बेंथम जो है, he was the last analyst of international relations who used the term international relations. तो जर्मी बेंथम जो है उसने सबसे अहम टर्म इस्तेमाल की इंटरनेशनल रिलेशन इन 18th सेंचुरी। तो उसके बाद दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है रियासतों के बाहमी तल्लुक़ के लिए अब इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म ही इस्तेमाल की जाती है, और इसे ही सबसे अहम टर्म जो है वो ख्याल किया जाता है। इसके ऊपर तकरीबन दुनिया भर के जो सियासी मुफक्रीन हैं उनका, और जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब का इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि रियासतों के बाहमी तल्लुक़ के लिए सबसे मुनासिब और सूटेबल जो टर्म है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। बाकी जो टर्म्स हैं वो बड़ी महदूद हैं, वो मखसूस चीज़ों को जो है वो डिस्कस करती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन का जो मौजू है वो बड़ा वसी है, और इसमें रियासतों के तमाम किस्म के तल्लुकात आ जाते हैं, चाहे वो सोशल हों, इकनॉमिक हों, पॉलिटिकल हों, वो कल्चरल हों। लेकिन जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं या ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन ही आते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सिर्फ उसमें सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन नहीं आते, अनऑफिशियल रिलेशंस भी होते हैं, कल्चरल भी आ जाते हैं, उसमें इकनॉमिक इश्यूज भी आते हैं। रियासतों के दरमियान किसी भी नोयत के जो तल्लुकात हैं, चाहे उनका तल्लुक ज़माना अमन के साथ हो, चाहे उनका तल्लुक जो है वो ज़माना जंग के साथ हो, वो खालिस मुआशी किस्म के हों, वो समाजी किस्म के हों, वो स्पोर्ट्स के मुतल्लक हों, वो टूरिज़म
टेररिज्म के मतलब हों, तो इंटरनेशनल रिलेशन इन तमाम चीज़ों को जो है ज़ेर बहस लाता है। यही वजह है कि जो इशू ऑफ द टाइटल ऑफ द डिसिप्लिन है, उसका जो हल है जर्मी बेंथम ने किया था, और उसने इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी। नेक्स्ट है बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इसके मतलब कहा जाता है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रा ए क्लियर बाउंड्री बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो सवाल ये है कि इंटरनेट कौन सा मामला, कौन सा इशू जो है वो इंटरनेशनल होता है और कौन सा जो है नेशनल होता है। तो इस बात का फैसला करना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी हो कि हम ये कहें कि ये इशू खालस नेशनल है और ये इशू जो है खालस जो है वो इंटरनेशनल है। क्योंकि कोई भी वाक़या जो है, कोई भी हादसा जो है, कोई भी डेवलपमेंट जो है, जब किसी एक मुल्क से शुरू होती है वो खालस मुमकिन है खालस नेशनल हो, लोकल हो, वो जो है वो उसका दायरा कार बड़ा महदूद हो, लेकिन देखते ही देखते जो है वो इशू जो है, वो मसला जो है या वो डेवलपमेंट जो है वो पूरी दुनिया तक जो है फैल जाती है। बाज़ वाक़यात किसी एक रियासत की बाउंड्री के अंदर रूनुमा होते हैं और फिर उनके जो असरात हैं पूरी दुनिया के ऊपर मरतब होते हैं। जिस तरह 9/11 का वाक़या जो है, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ था, तो आप देखें कि वो अमेरिका में जो है वो हादसा हुआ था, वो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में तो नहीं हुआ था। और वो जो एरोप्लेन थे, जो लड़ाका तैयारे थे उनके, जिन्होंने हिट किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, तो वो अमेरिका से ही जो है वो उड़े थे। वो किसी दूसरे मुल्क की बाउंड्रीज तो क्रॉस करके नहीं आए थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या जो वाक़यातन ही अमेरिका में रूनुमा हुआ और उसने बहुत जल्द देखते ही देखते जो है अपनी हदूद जो थी, जो अमेरिका की जो हदूद थी, जो नेशनल उसकी बाउंड्रीज थी, उसको क्रॉस कर लिया। और फिर पूरी दुनिया जो है उससे जो है वो मुतासर हुई है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, अफ़गानिस्तान उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, पूरी दुनिया उससे मुतासर हुई है किसी न किसी हवाले से जो है। तो एक वाक़या जो किसी एक मुल्क में रूनुमा होता है, इस तरह माजी के अंदर जो है 92 के अंदर जो है इंडिया के अंदर जो है बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था। तो बाबरी मस्जिद आप देखें कि बेसिकली तो इंडिया में वाक़या है, तो इंडियन लोगों ने जो है उसको जो है उसको गिराने की कोशिश की, शहीद करने की कोशिश की। तो ये जो इशू था, अब ये इंडिया में रूनुमा होता है, इंडिया के लोग ही उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उसका जो रद्द अमल है वो पाकिस्तान में होता है। तो गोया कोई वाक़या जो है हम ये कहें कि ये सिर्फ मुतलका रियासत का है और वो एक नेशनल लेवल का है, तो ये बॉन्ड लाइन खींचना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है कोई भी वाक़या जो किसी रियासत में रूनुमा होता है या दुनिया के किसी एक खित्ते में रूनुमा होता है, वो किसी वक्त भी अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है और वो दूसरी दुनिया को मुतासर करता है। तो इस तरह जो है चाहे वो वाक़या जो है वो कोई हादसा हो, खुशी का हो, उसकी कोई भी उसका लेवल हो, तो आप देखते हैं कि उसके असरात लाजमी तौर पे पूरी दुनिया पर मरतब होते हैं। आज के दौर में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जो है इंटरनेट तक उसकी रसाई हासिल है, तो आज के दौर में तो आप देखें कि जहाँ भी कोई भी वाक़या होता है तो उसका रद्द अमल जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। इंडिया के अंदर अभी आपने देखा कि कोविड-19 से लोग बुरी तरह मुतासर हुए, तो उसका रद्द अमल दुनिया भर से आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर से भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन लोगों के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो अब देखिए कि एक चीज़ जो है वो इंडिया में हो रही है, लेकिन जो बाकी रियासतें जो हैं वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो भी उससे मतलब अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उनके दरमियान एक वाज़ेह बाउंड्री लाइन खींचना कि ये खालिस नेशनल है और ये इंटरनेशनल है, ये बहुत मुश्किल है। तो कोई भी वाक़या जो है जो खालिस नेशनल होता है वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके वो इंटरनेशनल बन जाता है। जैसा इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है, और बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लास्ट सेगमेंट है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इन द पास्ट द स्टडी ऑफ IR वाज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी है, इसको देख लीजिएगा आप। इसको थोड़ा सा हम सेट करने की कोशिश करते हैं। चले, हो गया। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन द पास्ट the study of IR was concerned with the study of डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो आगाज़ में जो है जब इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज़ होता है
और रियासतों के दरमियान बाहमी तल्लुक जो हैं वो ऐसा डेवलप होते हैं। तो आगाज़ में इनका कंसर्न जो था सिर्फ डिप्लोमेसी तक था, सफारतकारी के साथ था और फॉरेन पॉलिसी के साथ था, यानी ऑफिशियल रिलेशन को ही ये चीज़ें जो थी डिस्कस करती रही हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पैदा हुआ और रियासतों के फ़रज़ में जो है इजाफा हुआ, उसकी ड्यूटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। अब रियासतों के लिए मुमकिन नहीं रहा था कि वो अकेले जो है वो अपने तमाम इश्यूज़ को, अपने तमाम मसाइल को आसानी के साथ हल कर सके। चुनांचे रियासतों को दूसरी रियासतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है। तो जब ये इन्हिसार करना पड़ा तो उससे रियासत का जो स्कोप है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्कोप है, उसके अंदर भी बड़ी वुसअत जो है पैदा हो गई है। तो आगाज़ में जो है इट वाज जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, और फिर नेक्स्ट है इसके दायराकार में वुसअत पैदा हो जाती है। तो द प्री वर्ल्ड वार सेकंड एंड पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड अरीना brought a large variety of subjects and topics within the प्रीव्यू ऑफ IR। तो होता क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक तो इंटरनेशनल रिलेशन है, एक ट्रेडिशनल रिलेशंस थे, एक रवायती थे, जंगें होती थी और मुआहदे होते थे और इस तरह जो है रियासतें एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करती थी। लेकिन जो प्री वर्ल्ड वार है, प्री वर्ल्ड वार सेकंड है या इंटर वार्स पीरियड जो है, इंटर वार्स पीरियड से मुराद डियर स्टूडेंट्स ये है कि दो आलमगीर जंगों का जो दरमियानी दौर है उसको इंटर वार्स पीरियड कहा जाता है। प्री वर्ल्ड वार सेकंड का मतलब ये है कि सेकंड वर्ल्ड वार से पहले का जो दौर है वो प्री वर्ल्ड वार है, और पोस्ट वर्ल्ड वार का जो टर्म इस्तेमाल हुई है, पोस्ट वर्ल्ड वार से मुराद है दूसरी आलमगीर जंग के बाद का दौर। तो ये आपने याद रखना है। इंटर वार्स पीरियड मीन्स the period between the two world wars, after which starts from end of the first world war and ends at the time of the when second world war starts। तो 1918 से लेकर 1939 का जो दौर है ये इंटर वार्स पीरियड कहलाता है, और 1939 से पहले का जो दौर है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर प्री वर्ल्ड वार सेकंड कहलाता है, और 1945 से ऑनवर्ड का जो दौर है जिसमें आज भी हम रह रखे हैं कंटेम्प्रेरी एनवायरनमेंट में, तो वो दौर है वो पोस्ट वर्ल्ड वार कहलाता है। तो ये जो दौर है इंटर वार्स पीरियड और ख़ास तौर पे पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड का जो दौर है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं। उसके अंदर नए नए मौज़ूआत का जो है आगाज़ हुआ है। ऐसी चीज़ें जो इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा नहीं थी वो मुतारफ़ हुई, और इंटरनेशनल रिलेशन का जो दायराकार है वो बहुत वसी हो गया है, उसका स्कोप बहुत वसी हो गया है। नए नए मौज़ूआत, मुनफरिद मौज़ूआत जो हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है तो उसके बाद दुनिया के अंदर जो है अटामिक वेपन्स के हसूल के लिए एक दौड़ शुरू हो जाती है। तो अमेरिका जिसने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान के ख़िलाफ़ अटामिक वेपन इस्तेमाल किए थे, तो उस वक्त वो वाहद जो है अटामिक पावर थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, शुमाली कोरिया, ये वो सारे मुल्क हैं जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है एटॉमिक वेपन्स जो हैं उन तक रसाई हासिल की है। तो जबकि दूसरी जंग अज़ीम से पहले जो है प्री वर्ल्ड वार सेकंड का जो दौर है उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एटॉमिक वेपन्स और उनका जो इफ़ेक्ट्स हैं या एटॉमिक वेपन्स के बारे में मुख्तलिफ जो असूल व ज़ाबित हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं, कोई आपको कहीं उनका जिक्र नहीं मिलेगा। इसका कोल्ड वर्ल्ड वार है तो कोल्ड वर्ल्ड वार जो है खालिस आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है इसका जो है वो इसका एवोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड का जो दौर है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हमल है, और उसके अंदर जो है उसके मौज़ूआत में जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है इजाफा होता है। द स्टडी ऑफ IR इंक्लूड्स द 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन इट्स बेसिक स्कोप। देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप जो है डिस्कस करना शुरू कर दें तो ये बहुत तवील मौजू है, बहुत जो है इसके लिए तफसीलात शामिल हैं। शायद इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, शायद इसको एक किताब के अंदर समेटा भी नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ हम जो है आपको पता है कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काम कर रखे हैं, तो हमने इतनी चीज़ों को डिस्कस करना होता है कि जिससे हमारा जो इम्तिहानी जो ज़रूरत हमारी होती है स्टूडेंट्स की वो पूरी हो जाए। तो हम सिर्फ लिमिटेड जो है चीज़ें देते हैं, महदूद चीज़ें दे रखे हैं। अगर आप खुद स्टडी करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप जो है स्टडी कर सकते हैं, इस सिलसिले में आपके साथ तावन भी करेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम सिर्फ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो और आपका जो इम्तिहानी जो ज़रूरत है वो भी जो है वो पूरी हो। उम्मीद है आप इसी को समझ चुके होंगे। द स्टडी ऑफ IR इंक्लूड्स 5 बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन इट्स
बेसिक स्कोप। तो इसका जो बेसिक स्कोप है वो फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जब आप इंटरनेशनल रिलेशन का मुताला करते हैं तो फर्स्ट इसका है द एवोल्यूशन नेचर एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल स्टेट। तो इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्न सॉवरन नेशनल स्टेट्स। तो नेशनल स्टेट जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पहला मौजू है, पहला जो इसका एरिया ऑफ स्टडी है वो नेशनल स्टेट है। नेशनल स्टेट क्या होती है, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। आपको पता है कि एक दौर था जब सिटी स्टेट्स का दौर था, फिर एम्पायर्स का दौर आ गया, और फिर जो है जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ इन 1648 तो फिर जो है वो नेशनल स्टेट जो है उसका दौर हुआ। फिर रियासत को मॉडर्न सॉवरन सेकुलर और नेशनल स्टेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है, और ये एवोल्यूशन जो है जारी है। और एक वक्त था दुनिया के अंदर चंद रियासतें थीं। जब यूएनओ का चार्टर साइन हुआ इन 1945, अभी कल की बात है, तो उस वक्त सिर्फ 51 स्टेट्स जो थी उन्होंने यूएनओ के चार्टर को साइन किया था। अब जो है कमोबेश 200 के करीब रियासतें जो है उन्होंने यूएनओ का चार्टर जो है वो साइन किया हुआ है। तो ये क्या ही एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है। हादसात होते रहते हैं, दुनिया की रियासतें तकसीम होती रहती हैं। जैसा आपने देखा कि 1947 में 1947 से पहले तो हिंदुस्तान एक था, फिर 1947 में हिंदुस्तान तकसीम होकर 2 रियासतों में जो है बैठ गया है, और फिर पाकिस्तान जो है तकसीम हुआ और बांग्लादेश कायम हो गया। 1935 के अंदर बर्मा जो है उसको अलहदगी का फैसला कर लिया गया था। तो अब देखिए कि नई नई रियासतें जो है जन्म लेती रहती हैं, नई नई रियासतें वजूद में आती रहती हैं। तो जब कोई नई रियासत वजूद में आती है तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके अंदर वसअत पैदा हो जाती है। पहले आप यूँ समझ लें कि एक वक्त में अगर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम 50 रियासतों का मुताला करते हैं, तो जब एक नई रियासत वजूद में आएगी तो 51 हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट वो 52 हो सकती हैं, 70, 80 जितनी भी हो सकती हैं। तो रियासत क्या होती है, इसका एवोल्यूशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, रियासत का फंक्शंस इसके क्या होते हैं, रियासत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इसके मतलब मुख्तलिफ थेरीज़ हैं। जैसा आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट है, या लिबरल स्कूल ऑफ थाट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला और बुनियादी जो मौजू है डैट इज़ नेशनल स्टेट। और नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 है नेशनल पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो दूसरा जो मौजू है, दूसरा इसका जो एरिया है वो है नेशनल पावर, कि कौमी ताकत क्या होती है। तो ताकत जो है, जो कौमी ताकत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी सलाहियत होती है जिसको इस्तेमाल करके रियासतें अपने मफादात का, इंटरेस्ट का, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के, उनका डिफेंड करती है। तो ताकत से मुराद किसी भी रियासत की वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसे इस्तेमाल करके रियासतें अपने जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको डिफेंड करती है। एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम नेशनल पावर को भी डिस्कस करते हैं, और फिर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं वो टेंजिबल हैं, और जो इनटेंजिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, और रियासत की ताकत किससे बनती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब कोई रियासत फौजी एतबार से ताकतवर होती है हम कहते हैं ये बहुत ताकतवर है, लेकिन याद रखिएगा कि सिर्फ फौजी ताकत जो है वो रियासत की ताकत नहीं होती। वो एक चीज़ है। अगर रियासत की ताकत 10 जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होती है, 10 इंग्रेडिएंट्स पर मुश्तमिल होती है, तो आर्मी जो है उसमें से वन ऑफ देम वो एक होती है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रियासत की ताकत को बनाते हैं। तो जैसा हम कहते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका सुपर पावर है, तो यकीनन अमेरिका की जो फ़ौज है बड़ी ताकतवर है, बड़ी उसके अंदर सलाहियत है, उसके पास वेपन्स हैं। लेकिन आप देखें कि अमेरिका का जो सोशल सिस्टम है वो बड़ा बेहतर है, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, अमेरिका का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे और बहुत सारी अमेरिका के अंदर खसूसियात पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर जो है नेशनलिज्म अमेरिका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अंदर ये सलाहियत है कि जब भी अमेरिका के अंदर कोई क्राइसिस पैदा होता है तो वो उस क्राइसिस को, उसके सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सिस्टम को बड़ी आसानी के साथ जो है वो उस क्राइसिस को जो है हल कर लेते हैं। जैसा अभी 2020 के अंदर जो अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए, तो आपने देखा कि उन सदारती इंतखाबात के अंदर जो है अमेरिका के अंदर जो क्राइसिस जन्म लेने लगा था, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उस हवाले से, और जो ट्रंप जो थे उसने धांधली के इल्ज़ाम लगाए, तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अमेरिकन जो अदारे हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है उस क्राइसिस के ऊपर काबू पा लिया है। तो यही किसी भी मुल्क के तरक्की याफ्ता होने की अलामत होती है। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है तो पाकिस्तान के हवाले से ये बात
बात याद रखिएगा कि हमारा जो फ़ौज का जो अदारा है वो बहुत ताकतवर है, बड़ा बासलाहियत है। लेकिन जो हमारे बाकी शोबे हैं, जैसे हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, या बाकी जो है हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि अगर फ़ौज ताकतवर होगी तो रियासत ताकतवर हो जाती है, या वो एक सुपर पावर बन जाती है, या वो एक जो है वो मेजर पावर बन जाती है, ऐसा नहीं होता। जब तक तमाम अवामल मुश्तरका तौर पे एक बैलेंस जो है वो डेवलपमेंट नहीं करते, उस वक्त तक जो है रियासत जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। तो जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं तो वहाँ पे बैलेंस्ड डेवलपमेंट होती है, हर शोबे के अंदर जो है डेवलपमेंट होती है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की जुडिशरी, वहाँ की लेजिस्लेचर, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का मिलिट्री सिस्टम, वहाँ का सोशल सेक्टर जो है, ये सब डेवलप्ड होते हैं। सब जो है वो एक तवाज़ुन के साथ जो है तरक्की कर रहे होते हैं। तो फिर कहीं जाकर जो है रियासतें जो है वो बड़ी ताकतें बनती हैं। तो सिर्फ एक शोबे के अंदर बासलाहियत हो जाना और बाकी शोबों के अंदर जो है बिगाड़ उसी तरह होना बड़े अफसोस की बात है। कि जैसा कि अब चंद दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के अंदर इंसाफ के हवाले से बात हुई थी कि दुनिया में इंसाफ का मियार क्या है, तो उसमें पाकिस्तान का 128 मुल्कों का उन्होंने एनालिसिस किया, मुतलका जो अदारा था, तो उसमें से पाकिस्तान का आई थिंक 121वां नंबर है। तो यहाँ इस ये सूरत हो तो रियासत अगर फ़ौज बहुत ताकतवर भी हो, बहुत बासलाहियत भी हो, तो वो किस तरह रियासत जो है वो अकेले एक अदारे की मदद से जो है वो आलमी सियासत के अंदर कोई बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो आपको बैलेंस चलना पड़ता है। तो नेशनल पावर जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल होते हैं। उसमें कुछ टेंजिबल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ ना इनटेंजिबल होते हैं। दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर है वो नेशनल पावर बनाते हैं। नंबर 3 है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत अहम मौजू है कि स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, जैसा स्टडी फॉरेन पॉलिसी ऑफ USA है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया है, और फॉरेन पॉलिसी ऑफ UK है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो इन तमाम रियासतों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उनको भी स्टडी किया जाता है। यह IR का एक और बड़ा अहम मौजू है। नेक्स्ट है कंटेम्परेरी इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कंटेम्परेरी इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस से मुराद है बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का हम असर माहौल जिसमें आज हम जिंदा हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का एक अहम मौजू भी है कि इंटरनेशनल रिलेशन माजी में कैसा था और आज हाल में कैसा है, किस तरह के आज की दुनिया को मसैल हैं। जैसा टेररिज्म जो है वो एक आज के दौर का बहुत बड़ा इशू है, और वो सिर्फ एक रियासत का इशू नहीं है, दुनिया भर की तमाम रियासतें उससे किसी न किसी तरह से मुतासर हो रही हैं। कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली जो है मुतासर होती हैं। तो IR के अंदर जो है एक ये भी अहम मौजू है। स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी है, तो IR का ये भी एक बहुत अहम मौजू है। स्टडी ऑफ डिप्लोमेसी, रियासतें आपस में सफारतकारी कैसे करती हैं, और जो सफारती डेलीगेशंस होते हैं उनको एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, और अगर कोई शख्स जो है कोई सफारतकार जो है वो नापसंदीदा सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हो, तो किस तरह रियासतें जो हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा जो है वो करार देकर मुल्क से निकल जाने का हुक्म देती हैं। सफारतकार कौन होता है, सफ़ीर किसको कहते हैं, एम्बेसडर किसको कहते हैं, डिप्लोमेट जो है कौन होता है। तो इसके मतलब कहा जाता है कि व्हेन ए डिप्लोमेट सेज येस इट मीन्स परहैप्स, and when a diplomat says perhaps it means no, and when a diplomat says no it means he is not a diplomat। तो डिप्लोमेट जो होता है वो दरअसल एक ऐसा शख्स होता है जो पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए डायलॉग की मदद से जो है वो रियासतों के जो बामी तनाज़ात होते हैं उनको उस तरह हल करने की कोशिश करता है जैसा कि उसकी अपनी रियासत के इंटरेस्ट में होता है। डिप्लोमेट दरअसल अपनी रियासत के मफादात का मुहाफ़िज़ होता है, और वो अपनी रियासत के मफादात जो है वो पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तो शुनीद के ज़रिए जो है वो हल करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हेन ए डिप्लोमेट सेज yes it means perhaps, and when he says perhaps it means no, and when he says no it means he is not a diplomat। तो डिप्लोमेट जो होता है उसके पास हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। वो नो नहीं कह सकता। अगर वो नो कहता है तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेट है ही नहीं है। तो डिप्लोमेसी जो है वो दरअसल रियासतों के दरमियान जो मामलात होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों
वो जो है वो पीस के मतलब हों, वार से मतलब हों, या वो इकनॉमिक हों, ट्रेड से मतलब हों, या कोई भी उनकी नोयत हो, तो उन्हें डायलाग के ज़रिए जो है रियासतें जो हैं हल करने की कोशिश करती हैं। और एक फिर तरीक़ाकार जो है जंग भी है। रियासतों के दरमियान जो बाहमी तनाज़ात होते हैं उन्हें हल करने के लिए रियासत जो पुरअमन जो है सोर्सेज इस्तेमाल करती है, डिप्लोमेसी करती है। बैकडोर डिप्लोमेसी आपने सुना होगा, आजकल बड़ा इसका चर्चा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर भी। और जो है वो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, इसके अलावा शटल डिप्लोमेसी होती है, और सीक्रेट डिप्लोमेसी होती है, ओपन डिप्लोमेसी है। तो ये सारी चीज़ों का इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो मुताला किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो गई होंगी। नेक्स्ट फिर हम किसी और मौजू के ऊपर जो है बात करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर ही जो है वो अपना क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम आपको वहीं पे जो है उसका आंसर भी दे दें, ताकि बाकी लोग भी जो हैं वो उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अगर आप पर्सनली बात करेंगे तो ज़ाहिर है फिर एक शख्स का फ़ायदा होता है। अगर आप वहाँ पे जो है क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पे जो है अगर हम आप उसका जवाब देते हैं तो फिर बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है कि ऐसा काम किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भला हो, और हमारी जो ज़ात है उससे लोगों को जो है कोई ना कोई फ़ायदा जो है ज़रूर पहुँचना चाहिए। अपनी सलाहियतों को अपने साथ लेकर जो है मर नहीं जाना चाहिए। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे और आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।